आया किस तरह आखिर में हिंदी में आया जो पाठ है ये एक आप बीती है। किसी के ऊपर जो बीतती है, किसी को कोई परेशानी होती है, किसी के साथ कुछ घटना घटी होती है, तो उसके बारे में इस कहानी इसलिए इस कहानी का एक लेखक ने जो है अपने बारे में बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या बीता। ये कहानी आप बीती है किस तरह आखिर में हिंदी में आया लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा अपने हिंदी लेखन विद्या में आने की घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार लेखक शमशेर सिंह बहादुर जी कुछ बातों से नाराज होकर अचानक दिल्ली के लिए पहली बस पकड़कर रवाना हो गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें कोई काम करना है। वे अपनी ख्वाहिश के अनुकूल पेंटिंग की शिक्षा के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था, उन्हें पेंटिंग करने में बहुत खुशी मिलती थी। इसलिए जो है वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब कुछ ना कुछ काम जो है उन्हें करना ही है, और उन्हें पेंटिंग बनाना पसंद था, तो इसलिए जो है वो पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए, पेंटिंग की पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। लेखक परीक्षा में पास हो गए थे। उनके पेंटिंग के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए भी बिना फीस का ही उन्हें प्रवेश दे दिया गया था। जब जब जो है कॉलेज में देखा गया कि उन्हें पेंटिंग से बहुत प्यार है, पेंटिंग करने में जो है उन्हें कुछ नहीं सूझता है, खाना पीना कुछ नहीं, तो उनकी पेंटिंग के प्रति इस भाव को देखकर जो है उनकी जो फ़ीस थी वो माफ़ कर दी गई। यानी कि जो एडमिशन फ़ीस थी, प्रवेश फ़ीस थी, वो माफ़ कर दी गई और उन्हें जो है वहाँ पे एडमिशन मिल गया। लेखक करोल बाग में सड़क के किनारे एक कमरा किराए से लेकर वहाँ पर अपने क्लास के लिए आने जाने लगे। वहीं से एक कमरा लिया उन्होंने और उस वहीं से जो है वो अपनी क्लास के लिए जाने लगे। लेखक अक्सर रास्ते में आते जाते ड्राइंग के साथ कविताएं भी लिखा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का कभी गुमान ही नहीं था कि उनकी कविताएं कभी प्रकाशित भी होंगी। वो कभी सोच ही नहीं पाते थे कि उनकी जो कविताएं हैं वो कभी छपी जाएंगी या कुछ भी होंगी, वो नहीं सोचते थे और बस कविताएं लिखते रहते थे और उन्हें इसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं था। कभी कभी तो लेखक के भाई तेज बहादुर उनके लिए मदद स्वरूप कुछ पैसे भेज देते थे, या कभी कभार लेखक स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके कुछ पैसे अर्जित कर लेते थे। बाद में लेखक के साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लग गए थे, जिनकी उम्र 30-40 वर्ष के बीच होगी तथा वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लेखक अंदर से बहुत दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत टीबी बीमारी के कारण हो चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे। स्केच करना और कविता लिखना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। एक बार लेखक की क्लास जब समाप्त हो चुकी थी और वह वहाँ से निकल चुके थे, तब श्री बच्चन स्टूडियो में आए। उन्होंने लेखक के नाम एक नोट लिखकर छोड़ दिया था। लेखक के अनुसार उनकी एक बुरी आदत थी पत्रों का जवाब न देना। तत्पश्चात लेखक के मन में अतुकांत मुक्त छंद रूपी कविता उभरी और वे उस कविता को लिख लेने के बाद जवाब के रूप में श्री बच्चन जी को प्रेषित करने के उद्देश्य से रख लिए थे। यानी कि उन्होंने कविताएं लिख ली थी, वो कभी जवाब नहीं देते थे किसी पत्र का, लेकिन इस बार जो है उन्होंने लिख लिया था और उनको जवाब देने के उद्देश्य से चाहते थे कि प्रकाशित हो और अपने पास रख लिया था। बाद में लेखक ने अपने ससुराल देहरादून जाते हैं। वहाँ उन्होंने केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखी। एक दिन लेखक ने अपनी अतुकांत मुक्त छंद वाली कविता श्री बच्चन जी को प्रेषित कर दिया। यानी उनको जो है बच्चन जी को भेज दी जो कविता उन्होंने उनके लिए लिखी थी। सन 1937 में बच्चन गर्मी की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे। संयोग से श्री बच्चन ब्रजमोहन गुप्ता के साथ डिस्पेंसरी में आकर लेखक से मिले और एक दिन के लिए मेहमान भी रहे थे। उस छोटी सी पर स्टिक मुलाकात ने लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यवहारिक रिश्ता जोड़ने में सफल हो गए।
श्री बच्चन ने लेखक से कहा था कि तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। तत्पश्चात उस छोटी सी मुलाकात पर उस छोटी सी पर स्टिक मुलाकात में लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यवहारिक रिश्ता जोड़ने में सफल हुए। श्री बच्चन ने लेखक से कहा था कि तुम यहीं रहोगे तो मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। तत्पश्चात श्री बच्चन के कहने पर लेखक इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन परिवार से बहुत मदद और प्यार मिला। बच्चन के पिताजी ने एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए लेखक को उर्दू फारसी की सूफ़ी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से दिया था। लेखक का रुझान कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं था, फलस्वरूप वे सरकारी नौकरी से दूर रहे। लेखक के अनुसार श्री पंत जी की सहायता और कृपा से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस में कॉमन रूम में एक सीट फ्री में मिल गई थी। वहां पर लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम करना था। तत्पश्चात लेखक ने यह ठान लिया था कि अब उन्हें हिंदी कविता गंभीरता से लिखना है। अब उन्होंने सोच लिया था कि अब वह जो है हिंदी की कविताएं लिखेंगे और उसी में जो है काम करेंगे। वैसे लेखक के घर का वातावरण उर्दू का था और उन्होंने बीए में भी एक विषय उर्दू ही रखा था। लेखक अपने बचपन के युग को धन्यवाद करते हैं। किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार उनके चारों तरफ खड़ी नहीं हो सकी थी। उनके घर में या उनके आसपास घर वाले कभी भी जो है भाषा की दीवार नहीं वो करते थे कि कौन सी भाषा को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। जिसका जो मन होता था उसी भाषा को वो लोग उनके घर में जो है इस्तेमाल किया जाता था और लेखक पे भी जो है कभी इस बात को थोपने की कोशिश नहीं की गई। आखिरकार श्री बच्चन की लाख कोशिशों के बाद भी लेखक एमए फाइनल ईयर की परीक्षा में नहीं लिखे थे। लेखक अपनी तरह की जो कविता रच रहे थे वह प्रयास निरर्थक नहीं गया था। सरस्वती पत्रिका में छपी लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट कर दिया था। लेखक कुछ निबंध भी लिखे थे। लेखक के अनुसार उनका हिंदी के साहित्य प्रांगण में फलने फूलने के पीछे श्री बच्चन जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेखक कहते हैं कि बच्चन का व्यक्तित्व उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बड़ा है। बहुतों की तरह वे मेरे भी नज़दीक हैं। आगे लेखक कहते हैं कि बच्चन जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। वो उनके लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चन जी ने जो है उनकी बहुत सहायता की थी और हर समय जो है उनका साथ दिया था। अतः लेखक कहते हैं कि मैं श्री बच्चन को असाधारण कहकर उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, परंतु यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राय भी है। लेखक के अनुसार बस यही बात सच है।